मथुरा, हरिद्वार और आंवलखेड़ा के 3 स्थानों के दो आश्रमों में जो क्रियाकलाप चल रहा है, उसकी चर्चा पिछले पृष्ठों पर हो चुकी है। देखने में यह एक व्यक्ति की हिम्मत, सूझबूझ और पुरुषार्थ परायणता की अनुकृति दिख पड़ती है, पर वस्तुतः बात ऐसी है नहीं। सामान्य स्तर का व्यक्ति न इतने बड़े कार्यों का ढांचा खड़ा कर सकता है और न उसके लिए प्रचुर मात्रा में साधनों की आवश्यकता की पूर्ति ही। याचना का पल्ला न फैलाने का व्रत लेकर चलने पर तो बात और भी कठिन हो जाती है। यह निर्णय इसलिए किया गया कि व्यक्ति की प्रामाणिकता और प्रखरता यदि विश्वास योग्य हो तो उसके समीप स्वेच्छा सहयोग को दौड़कर आना चाहिए। यदि उसकी याचना करनी पड़ी और दुत्कार सहने की स्थिति बनती रही तो समझना चाहिए कि अपना ही दाम खोटा रहा। परखने वाले का क्या दोष? समुद्र में नदियों में खेत नालों का पानी यदि दौड़ कर आता है तो कोई कारण नहीं कि अध्यात्म का चुंबकत्व, साधन ही नहीं सहयोग ही नहीं श्रद्धा विश्वास को भी अपने तक घसीट न लाए। बात कहने सुनने में असंभव प्रतीत होती है, पर हाथ कंगन को आरसी क्या? जिसका मन हो वह ये जांच पड़ताल कर सकता है कि यह सब कैसे बन पड़ा और इतने थोड़े समय में घर बैठे इतनी विशालकाय व्यवस्था कैसे बन गई। ये और कुछ नहीं मात्र अध्यात्म का चमत्कार है। चमत्कार उन्हें नहीं कहते जिनमें बालों में से बालू निकाली जाती है, हवा में से लौंग इलायची मंगाई जाती है, गुर्गों से अत्युक्तियां फैलवाकर जिस तिस की जेब काटी जाती है। ऐसे लोगों की कहीं कमी नहीं। वे गांव गांव, नगर नगर में भरे पड़े हैं और चित्र विचित्र पाखंड रचते रहते हैं। वास्तविक अध्यात्म बुद्ध, गांधी की तरह वातावरण को बदलता है और ऐसे कार्यों की योजना बनाता है जिसके साथ लोकमंगल जुड़ा हुआ हो, आत्मा कल्याण का पुण्य और जन कल्याण का परमार्थ सिद्ध होता रहे। गुरुदेव की अध्यात्म साधना की दिव्य क्षमता की परिणति इसी प्रयोजन के निमित्त हुई है। उपरोक्त 3 स्थानों में चल रही गतिविधियों में ही बात समाप्त नहीं हो जाती, वरन उस आलोक का विस्तार व्यापक क्षेत्र में होता है। प्रज्ञा मिशन की गरिमा को समझने वालों और उसके साथ जुड़ने घुलने वालों की संख्या 50 लाख है। ये समुदाय वह है जिसने अपने मार्गदर्शक की भांति निजी जीवन को परिमार्जित किया है, दोष दुर्गुणों को एक एक करके छोड़ा है, जो परमार्थ के निमित्त लोकमानस के परिष्कार में यथासंभव योगदान देता रहा है। उनका समयदान और अंशदान ही अपने क्षेत्र में प्रकाश उत्पन्न करने में समर्थ बनता जा रहा है। देश के कोने कोने में 2400 प्रज्ञापीठों के नाम से भव्य भवन इसी समुदाय ने बनाए हैं। स्वाध्याय मंडल, प्रज्ञा संस्थानों के नाम से इन्हीं के प्रायः 15,000 संगठन हैं। उनके माध्यम से इन दिनों वातावरण परिशोधन परिवर्तन के लिए प्रतिदिन 140 करोड़ गायत्री जप और 24 लाख गायत्री चालीसा पाठ का पुरस्चरण क्रम चल रहा है। इतनी बड़ी सामूहिक संकल्पित साधना इससे पूर्व कदाचित ही कभी हुई हो। 20 वर्ष की लंबी अवधि तक नियमित रूप से चलते रहने का कभी कहीं निर्धारण हुआ हो और वह प्रयास परिपूर्ण सफलता के साथ अग्रसर होता रहा हो, ऐसी गाथा इतिहास पुराणों में भी ढूंढने पर भी नहीं मिलती। गायत्री यज्ञ के साथ जुड़े युग निर्माण सम्मेलन अब तक हजारों की संख्या में पूरे हुए हैं। गायत्री के माध्यम से सद्ज्ञान और यज्ञ के माध्यम से सत्कर्म की दार्शनिकता हृदयंगम कराई जाती रही। युग निर्माण सम्मेलनों ने आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के लिए कोटि कोटि मानवों को उकसाया। साथ ही नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति के नाम पर अवांछनीयताओं, अनैतिकताओं, मूढ़ मान्यताओं एवं कुप्रचलनों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए जन जन को उत्साहित, तत्पर एवं सन्नद्ध किया। इस सुनियोजित लोक शिक्षण की परिणति हाथों हाथ सामने आती रही। अगणित लोगों ने यज्ञ की साक्षी में अपनी दुर्बलताएं, दुष्प्रवृत्तियां संकल्प पूर्वक छोड़ी और उस संकल्प के निर्वाह की अविचलित ठानी। इतना ही नहीं, एक एक दो कर उन सद्गुणों को शपथ पूर्वक अपनाया जिनकी उनमें कमी थी।
वह व्रत भी प्रायः सभी संकल्पवानों का निभा। कदाचित ही कुछ लोग उस संदर्भ में भूले भटके हों। जो लड़खड़ाए वे भी संभल गए और सही राह पर चलते रहे। आत्मनिर्माण के अतिरिक्त दूसरा आंदोलन चलता रहा परिवार निर्माण का। घर के वातावरण को ऐसा बनाने की सीख दी गई जिससे अपना घर आंगन ही स्वर्गोपम बन सके। परिवार के हर सदस्य के स्वभाव और व्यवहार में श्रमशीलता, मितव्ययिता, सुव्यवस्था, शिष्टता, सहकारिता जैसे पारिवारिक पंचशीलों का गहराई तक समावेश होता रहे। सुसंस्कृत परिवार ही नर रत्नों की खदान सिद्ध होते रहे हैं। परिवार ही व्यक्ति और समाज की मध्यवर्ती कड़ी है। उन्हें समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए कोई व्यापक एवं व्यवहारिक आंदोलन नहीं चला। ये युग निर्माण योजना की ही सूझबूझ रही जिसने एक नया क्षेत्र अपनाया और उसमें सुयोग्य नागरिकों की नई फसल को उगाकर दिखाया। सामाजिक संगठन एवं सुधार की बातें कई लोग कहते रहे हैं। भाषणों, प्रस्तावों एवं लेखों की भी धूम रही, पर ऐसा कुछ बन नहीं पड़ा जिससे उसकी परिणति जादुई स्तर की दिख पड़े। खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती है। यह नारा जोर शोर से लगाया गया और दहेज, धूमधाम एवं बारात के लंबे चौड़े स्वरूप को सब ओर से दबोचकर सीमाबद्ध किया गया। आदर्श सादगी के साथ सामूहिक विवाह योजनाएं संपन्न हुई। ऐसे विवाहों को स्थानीय दबावों से मुक्त करने के लिए शांतिकुंज में आदर्श शादियां बिना कुछ भी खर्च करने की सुविधा के साथ हर साल बड़ी संख्या में संपन्न होती रहीं। अब नए कानून के अनुसार दहेज लेने वालों को कानूनी शिकंजे में कसने और स्त्री धन राशि पर ससुराल वालों को सहमत किया जा रहा है। इसी प्रकार जातिगत ऊंच नीच भावना के विरुद्ध कारगर संघर्ष छेड़ा गया है। जनजातियों के साथ घनिष्ठता स्थापित करके उन्हें समाज की प्रमुख धारा में जुड़ने के लिए सहमत किया गया है। मृतक भोज, भिक्षा व्यवसाय, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, अनमेल विवाह, जेवर, फैशन परस्ती, नशेबाजी आदि के विरुद्ध जनमत बनाया और उन्हें रोका गया है। 2 संतान से अधिक कोई दंपति प्रजनन न करे। इस संदर्भ में लाभ हानि को इस प्रकार बताया गया है कि उस परामर्श को प्रत्येक विचारशील द्वारा अपनाया जा सके। प्रौढ़ शिक्षा और व्यायामशाला संस्थान के लिए कितने ही लोकसेवी प्रशिक्षक निकाले गए हैं। वृक्षारोपण, घरेलू शाक वाटिका, जड़ी बूटी उद्यान लगाने के लिए लोगों को उत्साहित, सहमत और बाधित किया गया है। इस प्रकार समाज की अभिनव संरचना के लिए कुछ उठा नहीं रखा गया है। आज से 6 वर्ष पूर्व हीरक जयंती पर शांतिकुंज से 2 नए कार्य आरंभ किए गए। पहला प्रज्ञा प्रशिक्षण खुले विश्वविद्यालय योजना स्तर का। इसमें 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है। जीवन निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण का सुनियोजित पाठ्यक्रम है। साथ ही सुगम संगीत का अभ्यास और भाषण कला का अनुभव कराने की भी शिक्षा सम्मिलित रहेगी। उद्देश्य यह है कि स्थानीय स्तर पर चरित्र निष्ठा और समाज सेवियों की बहुलता हर साल बढ़ती रहे। दूसरा कार्य था वीडियो फिल्मों के माध्यम से रचनात्मक सुधारात्मक कार्यक्रमों का स्वरूप और सत्परिणाम जन जन को सुझाना। इसके लिए आश्रम की 30 जीप गाड़ियां निरंतर देश भर में भ्रमण करती रहती हैं। 2 वीडियो रथ भी कार्य क्षेत्र में सक्रिय किए गए हैं। सभी भाषाई क्षेत्रों के लिए ये योजना तैयार की गई और उसका प्रकाश विस्तार विशेष रूप से अशिक्षित ग्रामवासियों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रवासी भारतीयों से अब तक कोई वैसी योजना कार्यान्वित नहीं हुई थी जैसी कि अमेरिका, यूरोप में ईसाई मिशनरी अपनी विचारधारा को पिछड़े क्षेत्रों में पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। भारत के साधुओं, धर्म प्रचारकों में से अधिकतर किसी बहाने चंदा इकट्ठा करते अथवा योग के नाम पर लोगों को बहकाते और लूटते भर रहे हैं। इस प्रवाह से सर्वथा हटकर प्रज्ञा मिशन ने प्रवासी भारतीयों में ऐसी प्रेरणा भरने के लिए प्रयास किया है जिसके अंतर्गत वे अपनी सांस्कृतिक परंपरा को, देव भाषा को विस्मरण न कर बैठे।
प्रायः 74 देशों में ऐसे प्रचार केंद्रों की स्थापना की गई है और उन्हें इसके लिए संगठित होने तथा योजनाबद्ध रूप से रचनात्मक कार्यों की स्थापना के लिए कहा गया है। इस स्तर के प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए देश विदेश में मिशन के अनेक कार्यकर्ता कटिबद्ध हैं। वानप्रस्थ परंपरा एक प्रकार से लुप्त ही हो गई थी। गृहस्थ ब्राह्मण अपने निकटवर्ती क्षेत्र में और विरक्त वानप्रस्थी व्यापक जन जागरण का कार्य करते थे। इसी से सर्वत्र चरित्र निष्ठा और लोक सेवा का वातावरण बना रहता था। अब वे परंपराएं एक प्रकार से समाप्त प्रायः ही हो गईं। ब्राह्मण वंश और साधु वेश की आड़ में लाखों लोग अभी भी धन और संपत्ति बटोरते देखे जाते हैं। इसलिए प्रज्ञा अभियान ने नए स्तर के लोक सेवी हर वर्ण एवं क्षेत्र से विनिर्मित प्रशिक्षित किए हैं। चरित्रवान प्रतिभावानों का एक बड़ा समुदाय लोक सेवी के रूप में कार्य क्षेत्र में उतरा है। इसे पुरातन साधु ब्राह्मण परंपरा का पुनर्जीवन कहा जा सकता है।